बेटा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक तो ये फंक्शन से भी है और दूसरा इसके अंदर कोऑर्डिनेट भी मिक्स हुई है। तो ये अगेन फिर देखो मिक्स्ड प्रॉब्लम है दो टॉपिक की। आजकल मिक्स्ड प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगी है। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, आप भी साथ साथ करें, मजा आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इसमें लिखा है इफ द फंक्शन, डोमेन दे रखी है और वहां पे को डोमेन है ए टू बी, डिफाइंड बाय द फंक्शन दिस, वो डिफाइन कर दिया। फिर कहता है इज वन वन ऑन टू। तो इस लाइन को ध्यान से देखो, ये कह रहा है वन वन ऑन टू, और ऑन टू जैसे ही आपको दिखाई दिया, मेरे ख्याल में आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो यहाँ पे कोडोमेन जो लिखा है, ये जो कोडोमेन लिखा है, ये बेटा रेंज के बराबर होना चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। एक बात। दूसरी बात, ये जो वन वन लिखा है, जो वन वन फंक्शन होते हैं वो हमेशा, अगर उनका ग्राफ बनाया जाए तो वो हमेशा या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं। मतलब इनमें से एक ही होगा। अच्छा, फिर एक चीज ध्यान रखना, इसकी डोमेन पे ध्यान रखना। केवल इतनी डोमेन की बात कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में ये जो फंक्शन होगा, श्योर इतनी रेंज में या तो इंक्रीजिंग ही बनेगा या डिक्रीजिंग ही बनेगा। तो सबसे पहला काम है हमें इस फंक्शन को एनालाइज करके इसकी रेंज निकालना, क्योंकि जैसी रेंज मिलेगी तो हमें ए और बी मिलेगा, और जब हमें ए और बी मिलेगा तो ये शायद आपका बेटा अल्फा नहीं है, ये ए है। जब ए और बी मिलेगा तो ये हमें पॉइंट मिलेगा, और जब ए और बी मिलने के बाद पॉइंट जब मिलेगा तो एक पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। ये तो एनसीईआरटी का बेसिक फॉर्मूला है। तो मेन जो क्वेश्चन है वो वन वन ऑन टू के कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें ये बच्चों को पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन रेंज के बराबर होता है। और फंक्शन वन वन कब होता है, जब या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा हो उस गिवन डोमेन में, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहा हो। ठीक है, तो ये तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आप इजीली जानते हैं कि वही चेक करना है, इनमें से कोई एक होगा। उसके लिए आप डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मैंने बच्चे यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला। हर 12th का बच्चा जानता है कि डेरिवेटिव से ही हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पता कर सकते हैं। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया बेटा, चेन रूल से डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इनटू इसका डेरिवेटिव 3x² माइनस 3। ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, और x² माइनस 1 बचेगा तो x माइनस 1 और x प्लस 1 आ। यहाँ तक मुझे लग रहा कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये हम जानते हैं ई की पावर एक्स, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो एक्स, चाहे साइन एक्स हो, चाहे कॉस एक्स हो, चाहे टेन एक्स हो, कुछ भी लिखा हो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग नेगेटिव नहीं मिलेगा हमें, तो नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है। तो ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव ही होगा, चाहे 5 से स्टार्ट हो चाहे 100 से स्टार्ट हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा भाई, तस्मल लो। ठीक है जी, अब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। तो -1 इससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा इसको 0 पुट करने पे, और इससे +1 मिलेगा, इससे -1 मिलेगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ये पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव नंबर है, तो 3 के आगे, 1 के आगे कोई नंबर रखो, 2 रख के देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके बीच में 0 रखो, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव। -1 के पीछे -2 रख लो। मैं इसमें क्यों रख रहा, क्योंकि मुझे पता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन मुझे खेल कहाँ से कहाँ तक खेलना है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तो यहीं दिखाई दे रहा है शायद आपको। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कंफर्म हो गया कि फंक्शन इस रेंज में 1 1 रहा होगा, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस तरह से यूज करना चाहिए। तो मुझे तो खेल यहीं से यहीं तक खेलना है, तो मैंने यहीं से बात करी, और मैं इसके ग्राफ की बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी रेंज की भी बात करनी है। और वैसे भी देखो, ग्राफ बनाएंगे तो एक तरीका है कि हम इजीली इसको देख भी पाएंगे कर्व कहाँ पे बन रहा है।
आप नोटिस करो कि मुझे तो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में ही बात करनी है, ठीक है। तो इतना ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो उससे ज़्यादा बनाएंगे नहीं। तो सबसे पहले बात बताओ, अगर ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इसका मतलब अगर x माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, -1 इंक्लूड है, तो ठीक है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये बात सभी बच्चों को पता है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर यहाँ कहीं x1 से x2 के बीच में हम बात करते हैं, तो खुद सोचिए इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू f ऑफ x1 आएगी, अगर कोई भी इन जनरल कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये आएगा f ऑफ x2। तो ओवियस है, अब देखो मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, तो f ऑफ x1 यानी उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी बड़ी ही होगी, यानी कि f को लगाने पर इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होगा। मैं भी यहाँ पे f लगा रहा हूँ, तो f ऑफ माइनस इन्फिनिटी, f ऑफ x और f ऑफ -1, साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो साइन रिवर्स हो जाते। हमें ये कन्फर्म हो गया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, एफ एक्स की हमें रेंज मिल गई है, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके एफ ऑफ -1 के बीच रहने वाला है। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी निकाल लो। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी कहाँ से पता पड़ेगा, यहाँ से पता पड़ेगा। जब मैं एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी रखूँगा तो माइनस इन्फिनिटी क्यूब, ये डोमिनेटिंग डिग्री है, एक्स क्यूब बड़ा है, एक्स बहुत छोटा है उससे कंपेरेटिवली, तो इसका इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो माइनस इन्फिनिटी रखने पे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, तो ये ई की पावर हो जाएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी। ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है मेरा, और ई की पावर -1 रखेंगे, तो जरा यहाँ पे -1 रखो, तो ई की पावर -1, फिर ये +3 और ये +1, तो ये ई की पावर कितना आ गया बच्चे, 3। तो एफ एक्स का रेंज मिल गया आपको, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब ई की पावर इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी जाएगा तो 0 प्लस की तरफ जाएगा, तो 0 की तरफ जाएगा बेटा। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया हमारा, 0 से लेके ई क्यूब। तो देखो बेटा उसने रेंज दे रखा था जो कि कोडोमेन की जगह लिखा है, लेकिन ये रेंज ही होना चाहिए क्योंकि फंक्शन यहाँ पे ऑन टू है। तो ये तो हमारा किसका काम कर रहा है बेटा, ए का, और ये हमारा किसका काम कर रहा है, ई क्यूब, बी का। तो ए हमें मिल गया बेटा 0 एंड बी मिल गया हमें ई क्यूब। चलो जी, एक काम खत्म हो गया। ये मेन कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको याद रखना रेंज निकालने के लिए। यहाँ पे बेसिकली आपने रेंज निकाला है, ठीक है। हम आगे आते हैं, अब काम कुछ भी नहीं, अब तो केवल इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट क्या मिला आपका, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू ई क्यूब, तो ये हो गया 2e³ + 4, और बच्चे ए की वैल्यू 0, तो ये 2 बन गया पॉइंट। किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से, -4 सबको एक तरफ ले आते और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालते हैं पी, उसमें क्या करते हैं, एक्स की जगह एक्स पुट कर देते हैं, वाई की जगह वाई पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 2e³ + 4 + e की पावर -3, वाई की जगह 2 रख दिया, -4 मॉड, याद आ गया होगा फॉर्मूला, अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक। ये देखिए आगे, बस तो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, ये भी अच्छा हो गया, 2 कॉमन आ गया, e³ + 1/e³, यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं, और ये 1/e³। वैसे बहुत स्पीडली भी कर सकते हो आप, e की पावर 6 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2, ये क्या बन गया बेटा, e की पावर 6 + 1, वैसे पॉजिटिव है तो मॉडुलस क्या लगाना, ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर साफ दिख रहा है आपको। तो ये e की पावर 6 + 1, और रूट से बाहर आएगा, अच्छा a³ एलसीएम इसका भी आएगा यहाँ पे नीचे, है ना, तो मैंने वो यहाँ नीचे लिख दिया। एक रूट से बाहर e की पावर 3 और आएगा, क्योंकि e की पावर 6 का रूट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये सेम है, इससे कैंसिल होगा, जैसे 2 के नीचे √2 लिखा हो तो √2 बचता है, ऐसे ही क्या बच जाएगा, 2 × √e की पावर 6 + 1। क्वेश्चन मैंने टाइम लाया करा है, अदरवाइज क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, जिनमें कोऑर्डिनेट और कैलकुलस को मिक्स करते हैं।